तो एपिसोड की शुरुआत में दो मास्टर्स को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। एक तरफ डिमोनिक मास्टर होता है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली होती है, दूसरी तरफ से एक राइटियस मास्टर होता है जो कि उसके साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उस राइटियस मास्टर को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है उससे फाइट करते हुए। तो उसे यहाँ पर स्वर्ड एम्परर कहते हैं। वो राइटियस मास्टर का टाइटल स्वर्ड एम्परर का होता है, जबकि दूसरी तरफ जो डिमोनिक मास्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी पावरफुल टेक्निक्स को भी यूज कर रहा होता है। वो अपने हाथ के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का गोला क्रिएट करता है और उसे कहता है कि फाइनली अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। हालांकि तुम्हें स्वर्ड एम्परर कहते हैं और तुम्हारी रेपुटेशन के मुताबिक तुमने अभी तक यहाँ पर फाइट की, लेकिन अफसोस कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो इसी के साथ ही स्वर्ड एम्परर कहता है कि मुझे इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था वो मैंने हासिल कर लिया, मैंने काफी सारे लोगों की जान बचा ली और अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे मरने का वक्त आ चुका है। अगर तुम वाकई में यहाँ पर लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मुझे मार डालो। और वो वहां पर मरते वक्त काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन इसी के साथ ही जहाँ पर डिमोनिक फैक्शन का मास्टर जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जब सामने की तरफ एनर्जी के गोले को फेंकता है और वो स्वर्ड एम्परर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो डीमन किंग जो होता है वहां पर खुश हो रहा होता है कि मैंने यहाँ पर स्वर्ड एम्परर को मार डाला। और जब उसी के साथ ही वहां पर से धुआं हटता है, धमाके का इफेक्ट हटने के बाद वो देखकर हैरान हो जाता है कि किसी ने वहां पर अपनी तलवार के साथ आकर अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तो यहाँ पर स्वर्ड एम्परर का एक दोस्त होता है जिसका नाम जियोन होता है। तो जियोन वहां पर बीच में आता है और आकर अपनी तलवार के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है मेरे दोस्त मुझे माफ करना कि मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम बस रेस्ट करो। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। तो स्वर्ड एम्परर से कहता है कि हाँ मेरे दोस्त, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम वाकई में सब कुछ संभाल लोगे। तो एक तरफ से अब डीमन किंग होता है, दूसरी तरफ से मास्टर जियोन होता है। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कमीने कहीं कि अब तुम कौन हो। तो वो उसे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मरने वाले। और साथ ही वो उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन कहते हैं। तो उसका ये स्पेशल टाइटल होता है मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का। तो उसके करीब पहुंचने के बाद जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, तो डीमन किंग जो होता है वो भी वहां पर अटैक को फेस करने के लिए रेडी होता है। लेकिन वहां पर उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है मास्टर जियोन का कि वहां पर इतनी सारी स्ट्राइक्स निकलती है और स्ट्राइक्स के साथ वहां पर एक ड्रैगन निकलता है जो कि उसकी बॉडी को काटना शुरू कर देता है। तो डीमन किंग जो होता है वो ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ एक ही झटके में और एक ही पावरफुल अटैक के अंदर मास्टर जियोन जो होते हैं वहां पर उस डीमन किंग को मार डालते हैं। और उस दिन यहाँ पर स्वर्ड एम्परर जो होता है वो कहता है कि वो दिन था जब मैंने यहाँ पर हीवंस की तरफ से एक वॉरियर को देखा था। एक ऐसे वॉरियर को ऐसे लगता था जैसे कि वो आसमान से डायरेक्टली हीवन से यहाँ पर नीचे उतरा हो। ऐसे लगता था जैसे हीवनली लॉर्ड को मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जिसने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस वक्त डीमन किंग को मार डाला था। तो अब यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 6 साल के बाद का दिखाया जाता है। 6 साल के बाद मास्टर जियोन जिस सेक्टर से है उसका नाम वारयोंग सेक्टर है और वारयोंग सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को थप्पड़ पड़ रहे होते हैं। तो उसकी माँ जो होती है उसे वहां पर बुरी तरह से पीट रही होती है, बार बार उसे थप्पड़ मारी होती है, उसे किक्स मारी होती है और बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि कमीने कहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम सारा दिन यहाँ पर क्या करते रहते हो, जब तुम्हें काम दिया जाए तो तुम्हें उस काम को करना चाहिए। तो ये उसकी स्टेप मदर होती है जो कि उसे बुरी तरह से पीट रही होती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि आज बहुत ही खास मेहमान आने वाले और तुमसे कहा था कि आज पूरे का पूरा बैकयार्ड पूरी तरह से साफ होना चाहिए, लेकिन तुमने ठीक तरह से सफाई नहीं की। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है जिसका नाम जियोन जोखा है वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, आपने मुझे बताया था लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कर सका क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा था और मैं यहाँ पर अकेला ये नहीं कर सकता। तो वो उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा काम करना था, पूरे कोर्टयार्ड की सफाई करनी थी और तुम वो भी नहीं कर सकते। तो तुम्हें यहाँ पर मैं किस चीज का खाना पीना दूं, तुम यहाँ पर सिर्फ मार खाने के लायक हो। और बेचारा वहां पर घबराया उसके सामने खड़ा होता है। फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी असल माँ नहीं हूँ क्या, इसी वजह से तुम मेरी बात को इग्नोर करते हो। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जब किसी के साथ ही वो उसे कहती है अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, अगर यहाँ पर तुम्हारी असली की माँ जो कि तुम्हारे पैदा होते ही मर गई थी, तुम्हें छोड़कर चली गई थी, अगर वो तुमसे कहती कि तुम्हें सफाई करनी है तो फिर क्या तुम उसके ऑर्डर्स को इग्नोर करते। तो वो कहता है नहीं। तो फिर साथ ही उसकी स्टेप मदर उसे कहती है तो अगर यहाँ पर तुम्हारा फादर जो कि पिछले 6 साल से अपने आप को रूम के अंदर बंद करके बैठा हुआ है, पिछले 6 साल से वो एक बार भी बाहर नहीं निकला और पिछले 6 साल में उसने तो एक बार भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, क्या वो तुम्हें कुछ कहता तो क्या तुम उसे मना करते। तो वो कहता है नहीं। तो इसी के साथ ही आंटी उसे कहती है तो फिर तुम यहाँ पर मुझे ना कैसे कह सकते हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ रिबेलियन करने के बारे में सोच रहे हो। पिछले 6 साल से मैंने यहाँ पर तुम्हें संभाला है, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर कमरे के अंदर बंद बैठा हुआ है, अगर मैं चाहती तो तुम्हें घर से निकाल देती और तुम कहीं जाकर कूड़े क्रिकेट में मरे पड़े होते, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें रखा हुआ, तुम्हें रोजाना मैं खाना देती हूँ। और साथ ही फिर से उसे पीटना शुरू कर देती है। जब किसी के साथ ही यहाँ पर स्टेप मदर के बच्चों को भी दिखाते हैं कि उसके अपने भी यहाँ पर 3 बच्चे होते हैं, एक बड़ा लड़का और साथ में 2 लड़कियां होती हैं और वो लोग साइड के ऊपर खड़े ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। खासतौर पर लड़कियां जो होती हैं वो खुश हो रही होती हैं, जबकि
जबकि वहाँ पर जो लड़का होता है वो काफी सीरियस मोड में खड़ा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। जैसे कि अब यहाँ पर आंटी ने हमें हिंट दे दिया है कि यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो गेस्ट आने वाले हैं वो स्वर्ड एम्परर की फैमिली आने वाली है। तो स्वर्ड एम्परर 6 साल के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए आने वाला है। वो वारियंग मैनर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो उनका कैरेज जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। स्वर्ड एम्परर जो होते हैं अपने दोस्त की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे होते और बता रहे होते हैं कि मैं 6 साल के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। 6 साल पहले मैं इस जगह के ऊपर आया था, वो तो मेरे लिए स्वयं ब्रदर की तरह है। जबकि उसका बड़ा बेटा जो होता है उसे कहता है कि फादर, आपने कहा था कि अंकल जॉन इस दुनिया में आपके इकलौते स्वयं ब्रदर हैं। मुझे लगता है कि वो आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। हम लोग जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जबकि इसी के साथ ही अंकल उनसे कहते हैं सभी लोग अपने कपड़ों को साफ सुथरा कर लो, क्योंकि तुम लोग जाकर मेरे स्वयं ब्रदर यानी कि ब्रदर जॉन से मिलने वाले हो, तो वो तुम्हारे अंकल की तरह ही, और मैं चाहता हूँ कि वहां पर उसके सामने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना। फिर साथ ही वो उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ पर है, वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो उनकी बेटी का नाम नामगोंग जियोन होता है। तो नामगोंग जियोन जो होती है वो कैरेज की छत के ऊपर चढ़कर बैठी होती है। तो मदर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है कि बेटा प्लीज जहाँ पर नीचे आ जाओ, अगर उन लोगों ने तुम्हें इस तरह से छत के ऊपर बैठे हुए देख लिया तो वो सभी लोग काफी हैरान हो जाएंगे। एक लड़की को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जहाँ पर नीचे आकर हमारे साथ बैठो। लेकिन जियोन जो होती है उनकी बात को नहीं सुनती और नीचे नहीं आती। तो फादर उसे कहता है कि उसे रहने दो, तुम्हें पता तो है कि उसे यहाँ पर अंदर बैठने में काफी दिक्कत होने वाली है और वो उसे यहाँ पर इस तरह के काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो मदर उसे कहती है लेकिन आप यहाँ पर इस तरह उसे बिगाड़ते रहेंगे तो फिर उसके अंदर से लड़कियों वाली बातें खत्म हो जाएंगी। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि माँ आप तो कुछ ज्यादा परेशान होती रहती हैं। जियोन एक मार्शल आर्टिस्ट है, अगर आपको लगता है कि वो छत के ऊपर से गिरकर अपने आप को जख्मी कर लेगी तो ये तो होने से रहा, क्योंकि वो एक मार्शल मास्टर है, इसी वजह से वो खुद को संभाल सकती है। और साथ ही वो उसे कहती है कि चले छोड़े इन बातों को। और साथ ही वो अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे अंकल के बारे में और सुनाए, मुझे यहाँ पर उनके बारे में और कहानियां सुनाए। क्या वाकई में वो यहाँ पर एक ह्यूमनली लॉर्ड की तरह थे जब आपने पहली बार उन्हें अटैक करते हुए देखा था और उन्होंने डीमन किंग को हराया था? तो वो उसे कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो वो उसे पूछता है कि वो कितना स्ट्रांग होंगे, क्या वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे? तो उसके फादर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि 6 साल गुजर चुके हैं, वो तो पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा, यानी कि अब तो यहाँ पर मैं उसके पास से भी नहीं गुजर सकता, यानी वो इतना पावरफुल हो चुका है। मैं तुम्हें कितनी बार ये कहानी सुना चुका हूँ कि 6 साल पहले अगर वो वहां पर नहीं आता तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर बैठा नहीं होता, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे देख नहीं रहे होते क्योंकि मैं मर चुका होता। उसके पास जो स्पेशल टेक्निक है उसकी फैमिली की 9 ह्यूमन स्वर्ड टेक्निक, वो इतनी पावरफुल टेक्निक है कि माई नामगोंग फैमिली की टेक्निक के साथ पूरी तरह से वो बैलेंस क्रिएट करती है और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर साबित होती है अगर यहाँ पर कोई उसे ठीक तरह से मास्टर कर ले। तो ये बात सुनते उसका बेटा उसे कहता है कि वाकई में वो नामगोंग क्लैन की टेक्निक से ज्यादा पावरफुल है, हालांकि आपको स्वर्ड एम्परर कहा जाता है। लेकिन फादर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि अगर उसकी 9 ह्यूमन स्वर्ड टेक्निक इतनी पावरफुल है तो फिर यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उसका नाम क्यों नहीं है? आखिर किसी ने यहाँ पर कभी इस टेक्निक के बारे में बात क्यों नहीं की, जबकि हमारी फैमिली की टेक्निक्स तो सभी लोगों को पता है कि वो कितनी फेमस है। तो इसी के साथ ही उसे बताता है क्योंकि ऐसी बात है कि वो टेक्निक इतनी ज्यादा खास है और ऊपर से यहाँ पर मास्टर योन यानी तुम्हारे अंकल उस टेक्निक को आगे किसी को पास डाउन नहीं कर सकते और ना ही किसी को वो आगे दी जा सकती है। जितना मुझे पता है कि उसने अभी तक अपनी टेक्निक अपने बच्चों में से किसी को नहीं दी। और मेरी एक बात को याद रखना कि वहां पर जाने के बाद कभी भी उसके सामने उसकी सेकंड वाइफ का जिक्र मत करना, यानी कि तुम्हारे अंकल के सामने। तो वो उसे कहानी सुनाते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे अंकल जॉन ने 2 शादियां की हुई थी। उसकी एक पहली वाइफ थी जो कि एक पॉलिटिकल मैरिज थी और दूसरी वाइफ जिसे वो प्यार करता था वो 6 साल पहले उसकी वाइफ बच्चा जन्म देते वक्त वो मर गई। बच्चे को पैदा करते वक्त जब वो मर गई तो अंकल जॉन को इतना बड़ा झटका लगा कि उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया। पिछले 6 साल से वो रूम के अंदर बैठा हुआ है, अपने आप को उसने यहाँ पर पूरी तरह से रूम के अंदर लॉक कर रखा है, जहाँ तक उसने उस छोटे बच्चे को देखा भी नहीं था जो बच्चा वहां पर पैदा हुआ था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और उसके बाद से अगर तुम वहां पर जाकर उसके सामने उसकी सेकंड वाइफ का जिक्र करोगे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना कि अंकल जॉन के सामने जाकर उनकी सेकंड वाइफ या फिर उनके बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो उसकी वाइफ और उसका बेटा कहते हैं कि जी हम लोग वहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे और उनके सामने कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर नामगोंग वहां पर जाने के बाद अपने दोस्त को उस रूम के अंदर से बाहर निकाल पाएंगे और हमारा योन जोखा जो कि इस सीरीज का हीरो होने वाला है उसकी किस्मत किस तरह से बदलने वाली है।